हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीत एक्सपर्ट्स। मेरा नाम सिद्धार्थ सेठी है और आज हम पिछले 25 सालों में जो सबसे डिफ़िकल्ट 20 क्वेश्चन मोल कंसेप्ट पे आए हैं वो सॉल्व करेंगे। देखिए, मोल कंसेप्ट एक अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल चैप्टर होता है तो नीट के बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है। और ये जो 20 क्वेश्चन थे ये उसमें भी सबसे डिफ़िकल्ट 20 क्वेश्चन थे जो नीट के पेपर में पूछे गए हैं और इसने बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन रोका है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाए और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और ये जो क्वेश्चन कर पाए वो वाले सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। चलिए तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सपोज द एलिमेंट्स x एंड y कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स xy2 एंड x3y2। मतलब आपके पास सबसे पहली जानकारी क्या है? सबसे पहली जानकारी आपके पास है कि xy2 एंड x3y2 ये दो कंपाउंड्स हैं। बहुत ही बढ़िया। और अब आपको क्या दे रखा है? इनके मोल्स और मास दे रखे हैं। तो हमें एक जानकारी क्या दी गई है? हमको एक जानकारी दी गई है कि 0.1 मोल ऑफ XY2 बराबर 10 दे रखा है। और दूसरी जानकारी क्या दे रखी है? 0.05 मोल ऑफ X3Y2 ये बराबर 9 ग्राम के दे रखा है। अब हमें इसी जानकारी से सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यदि मैं एक बात समझता हूं, वो क्या कि भाई मास बाय मोलर मास बराबर मोल्स होता है। तो यदि मैं मास बाय मोल्स कर दूं तो मुझे मोलर मास मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ये वाली जानकारी बहुत जरूरी थी। तो अब मैं इससे सॉल्व कर सकता हूं कि भाई यदि मैं मोलर मास ऑफ XY2 निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। कैसे? क्योंकि मैं क्या करूंगा, मास बाय मोल्स कर दूंगा। मास कितना दे रखा है? 10, मोल्स दे रखा है 0.1, तो मोलर मास आ गया 100। दूसरी तरफ यदि मैं मोलर मास निकालना चाहूं X3Y2 का, किसका मोलर मास निकालना चाहूं? X3Y2 का यदि मोलर मास निकालना चाहूं तो भी निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? मैं कहूंगा 9 डिवाइड बाय 0.05। इसका क्या मतलब हो जाएगा? 9 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू 180 ग्राम्स। तो चलिए, मेरे को दोनों के मोलर मास मिल गए हैं। अब इस मोलर मास का मैं क्या करूंगा? देखिए, मुझे क्या मालूम है मोलर मास किसके बराबर होगा? मोलर मास बराबर होगा एटॉमिक मास ऑफ एक्स के प्लस ट्वाइस इंटू एटॉमिक मास वाई के। ठीक है भाई, ये बराबर होगा 100 के। क्यों? क्योंकि ये किसका मास आ जाएगा? ये मास आ जाएगा XY2 का। एंड सिमिलरली यदि मैं X3Y2 के लिए करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 3 इंटू एटोमिक मास ऑफ X प्लस 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ Y मस्ट बी इक्वल टू 180। अब ये दो इक्वेशन मेरे पास बन गई है। दोनों इक्वेशन क्या क्या बनी है जरा एक बार फिर से बना लेते हैं। तो एक बनी है ax प्लस 2y बराबर 100 और दूसरी बनी है 3x प्लस 2y बराबर 180। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा -2x इक्वल्स टू -80। ये कैंसिल आउट हो गया और x बराबर 40 के आ गया। तो हमारे पास इससे क्या आ गया कि एटॉमिक मास ऑफ x कितना आ गया? ये आ गया 40। ये जानकारी हमको मिल गई है। दूसरी जानकारी हमको क्या चाहिए? देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, द एटॉमिक वेट्स ऑफ x एंड y। x का तो आ गया, अब y का निकालने के लिए कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लें। तो चलिए ये वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो इससे आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 100 है, तो 40 प्लस 2y बराबर 100 है, तो 2y बराबर 100 माइनस 40 है, तो y बराबर 60/2 यानी कि 30 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो अभी मेरे पास एटॉमिक मास क्या आ गए हैं? एटॉमिक मास ऑफ x आ गया है 40 और y आ गया 30। तो आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही आंसर है जो इस क्वेश्चन का करना चाहिए था, पर क्योंकि बच्चे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो फंस गए। चलिए इसके बाद करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है ये 2015 में पूछा गया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 ग्राम
sample of magnesium carbonate decomposes to give carbon dioxide and 8 grams of magnesium oxide. और आपको बताना है कि परसेंटेज प्योरिटी मैग्नीशियम कार्बोनेट की कितनी थी. यदि आपने सारे लेक्चर देखे होंगे मोल कंसेप्ट के तो उसमें आपको परसेंटेज प्योरिटी का एक लेक्चर मिला होगा. ठीक है, यदि आपका वो क्लियर तो एक वाला क्वेश्चन काफ़ी हैंडलेबल होता. चलिए फिर भी एक बार से करके देखते हैं. क्वेश्चन में क्या बोला है कि 20 ग्राम सैंपल से 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट से हमने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड CO2 और ये बना है 8 ग्राम. तो चलिए उल्टा करके देखते हैं. हमने क्या बोला, मैग्नीशियम कार्बोनेट बराबर गिव्स MgO प्लस CO2 और 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट 1 मोल MgO बनाता है. अब मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास कितना है, मोलर मास कितना है, या पहले इससे सॉल्व करते हैं. अभी मेरे को MgO बना कितना है ये निकाल सकता हूं मैं. कैसे निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे को दे रखा है कि भाई 8 ग्राम है MgO, दे रखा है ना 8 ग्राम है, परसेंटेज प्योरिटी निकालने को बोला है. तो इस 8 ग्राम से मेरे पास प्योर MgCO3 का मास आ जाएगा. क्या आ जाएगा मेरे पास, प्योर MgCO3 का मास आ जाएगा. और प्योर MgCO3 का मास निकालने के लिए अब मैं क्या कर लूंगा, पहले MgO के मोल्स निकाल लूंगा. जितने मोल्स MgO के होंगे उतने ही मोल्स MgCO3 के होंगे प्योर. अब MgO का एटॉम मॉलिक्यूलर मास कितना है, ये है मैग्नीशियम का मास प्लस ऑक्सीजन का मास. मैग्नीशियम का मास आपको 24 दे रखा है और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है. तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 40. तो मोल्स ऑफ MgO कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मास बाय मोलर मास. तो 8/40, जो हमने 40 मॉलिक्यूलर मास निकाला, तो ये हो जाएगा 1/5 मोल. इस 1/5 मोल MgO के हैं, तो सीधी सी बात है कि मोल्स ऑफ प्योर MgCO3 ये भी 1/5 मोल होंगे. और इसका मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 इंटू मोलर मास ऑफ MgCO3. अब MgCO3 का मोलर मास कितना है ये निकाल लेते हैं. तो Mg का है 24, क्वेश्चन में दे रखा है. कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, बेसिक आपको आना चाहिए था. तो ये हो जाएगा 84. तो 1/5, तो मास कितना हो जाएगा 84/5. ये मास है जो सैंपल में है. अब Mg का MgCO3 का, अब मेरे को क्या बोला गया, परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है. तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी भाई, इतना मास है, मास अपॉन टोटल मास गिवन सैंपल का इंटू 100. तो ये हो जाएगा 84/5/20 इंटू 100. ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 84%. सी ऑप्शन सही आंसर है. बात समझ में आई. देखिए ये क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या होती है, क्वेश्चन रीडिंग. यदि आपका क्वेश्चन रीडिंग सही है तो उसके बाद आपको केवल थोड़ी चीज़ें को जोड़ते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, आप फंसते नहीं है उस चीज़ के अंदर. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन था और ये 2007 में पूछा गया है. देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक एलिमेंट X है जिसके 3 आइसोटोप हैं. एक है 200, एक है 199 और एक है 202. अब आपसे क्या पूछा है कि वेटेड एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा करीब करीब. चलिए करके देख लेते हैं. अब यदि हमने जो एवरेज एटॉमिक मास वाले लेक्चर किया था, यदि आपने वो देखा हो तो ज़रा इसको करना और आसान हो जाएगा. तो हमको क्या मालूम है कि एवरेज एटॉमिक मास ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा परसेंटेज ऑफ 1 इंटू एटॉमिक मास 1 प्लस परसेंटेज ऑफ 2 इंटू एटॉमिक मास 2 प्लस परसेंटेज ऑफ 3 इंटू एटॉमिक मास 3 डिवाइड बाय 100. परसेंटेज ऑफ 1 कितना है 90 इंटू 200 प्लस 199 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 8, सॉरी 202 इंटू 2,
डिवाइड बाय 100 के बराबर हो जाएगा। चलिए इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो 199 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2 प्लस दिस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18,000 प्लस 200 इंटू 8 1600, 1592 प्लस ये हो जाएगा 202 इंटू 2, मतलब ये हो जाएगा 404 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 18,000 प्लस 1996 बाय 100। यदि आप इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा 19996 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 199.96 विच इज क्लोजेस्ट टू 200। बात समझ में आई? तो ये थर्ड क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट माना गया है, और ये डिफिकल्टी लेवल मैंने निकाला है, मेरे साथ साथ मैंने एआईज को यूज़ किया है बहुत सारे कि भाई कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो ये हम दोनों का रिजल्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करके देखते हैं। ये 2005 में आया था और ये क्या बोल रहा है, फाइंड आउट मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड गिविंग ओनली CO2 इन द प्रोडक्शन ऑफ 270 kilograms ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम बॉक्साइट बाय हॉल्स प्रोसेस। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों है? ये क्वेश्चन इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें सिर्फ मोल नहीं लगाना है, इस क्वेश्चन में मोल के अलावा आपको मेटलर्जी भी आनी चाहिए थी। मेटलर्जी अभी तो सिलेबस में नहीं है, पर पहले किसी ज़माने में सिलेबस में थी, तो ये क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाती। और यदि ऐसा ही क्वेश्चन यदि आपको अब आ जाए तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने तो मेटलर्जी पढ़ी ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है। पर क्वेश्चन तो मोल में बनाया जा सकता है ना। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हॉल्स प्रोसेस में होता क्या है। तो हॉल्स प्रोसेस की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, कार्बन प्लस Al2O3 गिव्स CO2 प्लस एल्यूमिनियम, ये इक्वेशन होती है। और इस इक्वेशन में आपको सबसे पहले इसको बैलेंस करनी होगी। बैलेंस करने के लिए आप क्या कर लेंगे, यहां पर इसको 2 कर लेंगे, यहां पर इसको 3 कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 3 CO2 प्लस 4 एल्यूमिनियम बन जाएगा। ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। ये इक्वेशन है हॉल्स प्रोसेस की इक्वेशन, जो यदि आपको नहीं पता है तो इस क्वेश्चन पे आप हाथ भी नहीं रख सकते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा ट्रांजिशन आया है सिलेबस कम होने की वजह से, तो हमारी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपको बेसिक चीज़ें जो PYQ में आई हुई हैं वो तो पता होनी चाहिए, इसीलिए आपको हॉल्स प्रोसेस की इक्वेशन तो पता होनी ही चाहिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 कार्बन से 4 एल्यूमिनियम बनता है, मतलब 3 मोल कार्बन 4 मोल एल्यूमिनियम बनाएंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या है, 270 किलोग्राम एल्यूमिनियम बना है, तो हमें क्या मालूम है कि 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए हमें 3/4 मोल कार्बन चाहिए। तो 270 ग्राम के लिए क्या करना होगा, 270 ग्राम का मतलब 270 किलोग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, 270 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 27, इतने मोल हमें एल्यूमिनियम चाहिए। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10⁻⁴ मोल एल्यूमिनियम हो गया। तो अभी यदि इतना मोल एल्यूमिनियम हो गया तो कार्बन कितना चाहिए, कार्बन चाहिए 3/4 इंटू 10⁻⁴ मोल। भाई जितने मोल एल्यूमिनियम होंगे उसके 3/4 टाइम्स आपको कार्बन के मोल चाहिए, तो 3/4 इंटू 10⁻⁴, तो इतने मोल्स हो गए, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 12। कार्बन का मास 12 होता है, तो ये 3 आ गया, तो आपके पास आ गया 9 इंटू 10⁻⁴ ग्राम, और ये कितना हो जाएगा 90 इंटू 10⁻³ ग्राम, तो ये आ गया 90 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन में जो डिफिकल्ट एस्पेक्ट है ना वो मोल नहीं है, मोल तो है ही अपनी जगह पे डिफिकल्ट, जो ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट है वो क्या है कि आपको हॉल्स प्रोसेस पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्या बोल रहा है कि भाई
ये 2001 में क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है इसलिए कर रहे हैं। आपको दे रखा है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस इतना है, रेडियस दे रखी है, लेंथ दे रखी है, अवागाड्रो नंबर दे रखा है। आपसे पूछा है कि भाई आप मोलिकुलर वेट निकाल दो, तो अब क्या करें मोलिकुलर वेट निकालने के लिए? देखिए अभी है ना, डेटा को समझना जरूरी है। डेटा क्या बोल रहा है एक बार फिर समझते हैं। डेटा ने ये जानकारी दी है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ये 6.02 इंटू 10⁻⁻² cc पर ग्राम है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम बाय मास। ये 6.02 इंटू 10⁻⁻² दिया है। मतलब यदि इसका उल्टा कर ले, डेंसिटी कर लें, तो डेंसिटी कितनी आ जाएगी? 1/6.02 इंटू 10⁻⁻² ग्राम पर cc, ये आ जाएगा। तो ये एक जानकारी है जो आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम से मिल जाती है। इसके अलावा आपको क्या दिया है? लेंथ दी है, ये दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोग निकाल सकते हैं मास ऑफ वन वायरस, ये निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मास ऑफ वन वायरस निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ वायरस इनटू डेंसिटी, से डेंसिटी दे रखी है तो ये कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वायरस ये हो जाएगा πr²h। सिलेंड्रिकल बोला है, अब सिलेंडर का वॉल्यूम तो आपको आना चाहिए ना यार, ये तो 10th का मैथ्स है। तो ये कितना होता है? πr² होता है। तो ये कितना हो गया? πr² इंटू डेंसिटी। तो πr² कितना हो जाएगा? चलिए पाई मतलब पाई हो जाएगा 22/7, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस दे रखी है 7 एंगस्ट्रॉम, तो 7 इंटू 7 इंटू हाइट, हाइट दे रखी है आपको 10 एंगस्ट्रॉम, इंटू 10⁻⁻, अभी सीसी में है तो अभी देखिए अब वो कन्वर्जेंस आने चाहिए। तो 1 मीटर बराबर 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने क्या कर लिया? इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब, क्योंकि एंगस्ट्रॉम 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 था। भाई देखिए 3 बार यदि एंगस्ट्रॉम आ गया तो आपने 3 बार एंगस्ट्रॉम के लिए एंगस्ट्रॉम क्यूब कर दिया, एंड इंटू डेंसिटी विच इज 1/6.02 इंटू 10⁻⁻²। तो ज़रा सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ को। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 22 इंटू 70 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻⁻2। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू 70 इंटू 10⁻⁻22 डिवाइड बाय 6.02। देखिए कैसे सॉल्व हुआ? 10⁻⁻8 3 10⁻24 हो जाएगा, एंड 10⁻24 डिवाइड बाय 10⁻2 10⁻22 बचेगा। ये आपके पास मास आ गया एक का। कितने का? एक वायरस का मास आ गया। अब यदि मैं यही चीज मास ऑफ 1 मोल वायरस करना चाहूंगा तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा मास ऑफ, ये कितना आ जाएगा? मास ऑफ 1 वायरस इंटू अवागाड्रो नंबर हो जाएगा। और ये मास ऑफ 1 वायरस कितना हो गया है? ये आ गया है आपके पास 22 इंटू 70 इंटू 10⁻⁻22 डिवाइड बाय 6.02 इंटू अवागाड्रो नंबर। अवागाड्रो नंबर दे रखा है 6.02 इंटू 10⁻23। तो अब आप यदि इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया।
तो ये हो गया 22 इंटू 70 इंटू 10, तो आपके पास आ गया 22 इंटू 7 इंटू 100। और इसको यदि आप कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.2 इंटू 7 इंटू 10⁻³ मतलब ये केजी में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15.4 केजी पर मोल। ये आंसर हो जाएगा। क्या है, क्लियर है? अब है ना, कुछ बच्चों ने इसमें ये वाला क्वेश्चन ये किया था, बहुत सारे बच्चों ने ये वाला आंसर किया था, जो आंसर गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि भाई बच्चों ने क्या किया ना, आंसर निकाला ग्राम में और यहाँ यूनिट्स देखी नहीं और फंस गए। तो आपको ये भी देखना होगा कि यूनिट्स क्या है। यूनिट्स है किलोग्राम पर मोल। क्या है यूनिट्स? किलोग्राम पर मोल है। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा परफेक्ट ए। आर वी क्लियर? इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? आपको एक एंजाइम दिया है पेरोक्सिडेज एनहाइड्रेज, जिसके अंदर सेलेनियम दे रखा है 0.5%। ये भी 2001 का क्वेश्चन है। यदि आपको याद होगा तो हमने मिनिमम मॉलिक्यूलर मास वाले क्वेश्चन किए थे, और एटॉमिक वेट दे रखा है 78.4। तो हमें क्या याद है कि मिनिमम एक एटम तो होगा सेलेनियम का। प्लीज ये सब क्वेश्चंस जो हैं अपन ने अलग अलग लेक्चर्स में कवर किए हैं, ये सब कंसेप्ट्स पढ़े हैं। हम आज केवल उनको अप्लाई करके देख रहे हैं कि भाई हमें क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए एक्चुअल नीट के। तो प्लीज़ आप, यदि आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले लेक्चर्स देखिए। लेक्चर्स देखने के लिए जो वीडियो का लिंक है, जो प्लेलिस्ट का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज़ वो करिए। ठीक है, चलिए अब हमें क्या मालूम है, ये जानकारी है 0.05% है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब हमें क्या मालूम है, लेट मॉलिक्यूलर मास बी x, और हमें दे रखा है कि 0.5% ऑफ x ये सेलेनियम है, और मिनिमम से मिनिमम भी एक एटम तो सेलेनियम का होगा ना। तो हमें क्या समझ में आता है कि 0.5/100 इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ सेलेनियम विच इज 78/4। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी 78.4 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 100। तो x की वैल्यू आ जाएगी 78.4 इंटू 100 इंटू 2। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये इसका डबल हो जाएगा, 156.8 इंटू 200, सॉरी 156.8 इंटू 100 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 1.568 इंटू 10⁻⁴। ये हो जाएगा मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास विच इज ऑप्शन ए। देखिए यदि आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं तो आपके लिए ये सब क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं कि ये इन्हीं सिमिलर थीम के ऊपर हमने हमारे लेक्चर्स प्लान किए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड टू क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए रिएक्शन बिटवीन PbO एंड HCl। और ये वाला क्वेश्चन 2008 में आया था। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों है? ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है कैलकुलेशन की वजह से। चलिए क्वेश्चन, पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। आपने कहा PbO प्लस 2HCl गिव्स PbCl2 प्लस H2O। ये क्वेश्चन है। आपको दे रखा है 6.5 ग्राम PbO है एंड 3.2 ग्राम HCl है। PbCl2 कितना बनेगा? और ये आंसर मोल्स में चाहिए। तो पहले है ना, एक काम करते हैं, इनका मोलर मास निकाल लेते हैं। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 6.5 बाय PbO का मास। PbO का मास कितना हो जाएगा? Pb का मास कितना होता है? 207, और O का मास होता है 16। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास हो जाएगा 207 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 223। बहुत ही बढ़िया। तो इसके मोल्स हो जाएंगे 223। ठीक है, मतलब ये आ जाएंगे मोल्स। दूसरी तरफ इसके मोल्स कितने आ जाएंगे HCl के? भाई HCl का Cl का कितना होता है? Cl होता है 35.5, हाइड्रोजन होता है 1, तो ये हो जाएगा 36.5। तो ये हो जाएगा 3.2 डिवाइड बाय 36.5। ये इसके मोल्स हो जाएंगे।
अब ये ना यार, इस डेटा को ध्यान से देखो। इस डेटा के अंदर ना एक बात समझ में आ रही है कि इसके 1 मोल के लिए इसके 2 मोल चाहिए। ये बात समझ में आ रही है ना? पर ये तो बहुत कम है इससे। भाई यदि ये पूरा रिएक्ट हो जाएगा तो ये कितने ही होंगे भाई? ये यूटिलाइज कितने होंगे? इसके डबल होंगे बस। पर ये तो बहुत ही कम है, तो ये होगा लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या होगा? ये होगा लिमिटिंग रिएजेंट, और आप इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट था, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन गंदी है। दूसरी चीज, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट भी निकालना था, और लिमिटिंग रिएजेंट क्या आया? लिमिटिंग रिएजेंट आ गया पीबीओ, और इसीलिए जो मोल्स ऑफ पीबीओ हुए वो कितने हैं? वो हो जाएंगे 6.5 डिवाइड बाय 223, मतलब अप्रोक्सीमेटली यदि इसको करेंगे तो 650 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाय 223, और ये करीबन 3 से थोड़ा सा कम आएगा, तो 0 पॉइंट, मतलब ये आ जाएगा 2.9, रादर 0 पॉइंट की जगह इसको कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2.9 इंटू 10⁻⁻² मोल्स, और वैल्यू आ जाएगी 0.029 मोल्स। और ये वाली वैल्यू कैसे आई? क्योंकि ये वाली वैल्यू पीबीओ के मोल्स के बराबर है। क्यों? क्योंकि पीबीओ ही एलआर है। तो आपको यहाँ पे एलआर भी देखना होगा। देखिए मोल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इन दोनों में 10 गुने से ज्यादा का डिफरेंस है, और वो 10 गुने से 10 गुने का जो डिफरेंस है ना, वो बता रहा है कि क्या होगा। क्लियर है ये चीज? तो आपने एलआर पहचाना और फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया, यही इस क्वेश्चन की खूबसूरती थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। ये 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपको, देखिए अब इस क्वेश्चन में परसेंटेज के अंदर बात की है। किसके अंदर बात की है? परसेंटेज के अंदर बात की है। और आपसे पूछा गया है मास ऑफ प्रेसिपिटेट। सबसे पहले आपको AgNO3 और NaCl की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो ये क्या इक्वेशन होती है? ये तो हमने बहुत बार की है। AgNO3 प्लस NaCl गिव्स NaNO3 प्लस AgCl, और पीपीटी इसका बनता है। ठीक है, ये जानकारी आपके पास है। अब ये कितना है? 16.5%, सॉरी 16.9%। ये कितना है? ये है 16.9% W/V। देखिए जब भी नहीं दे रखा है हम W/V मान लेंगे 50 ml का। और ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है 5.8% ऑफ, ये भी W/V ऑफ 50 ml। तो देखिए सबसे पहला काम है मोल्स निकालना, फिर मोल से लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना, और फिर आगे की बात करना। तो ये 16.9% है 50 ml का। तो ये कितना हो जाएगा AgNO3 का मास? 16.9 बाय 100 इंटू 50, तो ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 8.45 ग्राम्स। ये AgNO3 का मास आ जाएगा। NaCl का मास कितना आएगा? ये आएगा 5.8 बाय 100 इंटू 50, तो ये आ जाएगा 2.9 ग्राम्स। अब इनके मोल्स निकालते हैं। इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल लगता है, तो पहले इनके मोल्स निकाल लेते हैं। तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे? 8.45 डिवाइड बाय AgNO3 का मोलिकुलर मास। Ag का मास कितना दे रखा है? 107.8 दे रखा है, तो वही लेना पड़ेगा। N का मास कितना दे रखा है? 14, और O3 का कितना दे रखा है? 16 इंटू 3, मतलब 48। तो ये कितना हो जाएगा? 107.8 प्लस 14 प्लस 48, ये 0.8 आ गया। 8 और 4 12, और 7 19, 1 और 1 2 और 4 6, और ये हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 169.8। तो ये आ गया 169.8, ये इसका मोल्स आ गए। वैसे ही NaCl के लिए कितने होंगे? 2.9 डिवाइड बाय 58.5, इतने मोल्स हो जाएंगे। भाई NaCl का मास कितना होता है? NaCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 23 प्लस 35.5 विच इज़ 58.5। यदि आपने लेक्चर्स ध्यान से देखे होंगे तो ये भी अपन ने बहुत किया है।
और ये कितना आ जाएगा, ये रफली आ जाएगा 1/20। ये कितना आ जाएगा, रफली 1/20 आ जाएगा, और ये भी रफली 1/20 ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो मोल्स बनेंगे AgCl के वो 1/20 के आसपास बनेंगे, क्योंकि देखिए इसके एक के लिए इसका एक लगता है तो इसके भी 1/20 है, इसके भी रफली 1/20 आए हैं, तो 1/20 मोल्स बनेंगे। तो 1/20 इंटू AgCl का मास 143.5, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7 ग्राम। देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने अप्रॉक्स किया है क्योंकि सॉल्विंग के पर्पज से, क्योंकि ये वाली वैल्यू 1/20 से थोड़ी सी कम आती है, तो ये वाली वैल्यू भी इससे, मतलब जो इसका एग्जैक्ट 1/20 होगा वो 7 से हल्का सा ज़्यादा होगा, तो अपन ने 7 कर दिया है, जो विच इज़ द आंसर। ठीक है, इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन है। 2013 में क्या पूछा गया था कि इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 100 ml के अंदर, आपको कंसंट्रेशन बतानी है, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या रखनी है आपको, मोलारिटी रखनी है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या रखनी है आपको, मोलारिटी रखनी है। ये बताए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। अब मोल्स निकाल सकते हैं हम इससे। मोल्स कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे 6.02 इंटू 10⁻20 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये आ गया 10⁻³ मोल्स, और ये डिजॉल्व है 100 ml में, तो मोलारिटी कितनी आ जाएगी 10⁻³ मोल्स। भाई आप यदि मोलारिटी याद रखते हैं तो मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम के बराबर है। ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम के बराबर है। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं 10⁻³ वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको 100 ml, और इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 10 आ जाएगा 1/10। तो आपके पास आ जाएगा 10 इंटू 10⁻³ विच इज 10⁻² मोलर। आंसर आ जाएगा डी। तो ये था 9th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास और क्या है 9th क्वेश्चन के बाद में। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10th क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई आपको ये बोला गया है, आपने H2 और O2 मिलाए हैं 1:4 मोल बाय मास रेशियो में, दोनों का मोलर रेशियो कितना होगा। इसका क्या मतलब है कि H2:O2 का जो मास है वो 1:4 रेशियो में है, यही जानकारी दी गई ना। तो और हमें निकालना है मोल का रेशियो, तो इसी मास को यदि मोल्स का रेशियो कन्वर्ट कर देंगे तो हम क्या करेंगे, 1 बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू 4 बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इज टू 4/32, तो ये हो जाएगा 1/2 इज टू 1/8, तो आपके पास आ जाएगा 8:2 यानी कि 4:1। देखिए कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों माना गया है, क्योंकि आपके पास एक कंसंट्रेशन टर्म दी गई है और आपको दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करना है। लेक्चर 10, हमारे लेक्चर सीरीज का लेक्चर 10 देखेंगे तो आपको इस चीज़ में हेल्प मिलेगी कि 1:4 जो मास बाय मास था, आपने उसको किस तरीके से मोल रेशियो में कन्वर्ट किया, कैसे किया। भाई हमें क्या मालूम था कि मास अपॉन मोलर मास मोल्स होते हैं, तो हमने मोल रेशियो को लिया, सीधा इसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया, हमारे पास मोलर रेशियो आ गया। क्या ये क्लियर है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। ये 2009 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई आपसे 10 ग्राम हाइड्रोजन ली गई है, 64 ग्राम ऑक्सीजन ली गई है, और ये फिल किया गया है इन्हें स्टील वेसल, एक्सप्लोड किया गया है, और आपसे पूछा गया है कि वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। ये जानकारी आपसे मांगी गई है। सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। भाई आपको क्या मालूम है, H2 + ½ O2 gives H2O। बहुत ही बढ़िया। अब H2 के कितने मोल्स हो गए, 10 मास 10, ये है 64, तो मोल्स निकालने के लिए आपने डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो आपके पास हाइड्रोजन के मोल्स आ गए 5। ऑक्सीजन के कितने मोल्स आएंगे, ये आएंगे 64/32 विच इज 2 मोल्स। अब यदि आप ये समझें तो इसके एक को रिएक्ट करने के लिए इसका आधा चाहिए, तो इसके 5 को रिएक्ट करने के लिए इसका 2.5 चाहिए, पर तो 2 ही दे रखा है। इसका मतलब है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। देखिए अभी तक आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मोल के पूछे गए हैं उसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट कंसंट्रेशन टर्म्स का बहुत वेटेज है। चलिए 2 मोल्स आ गए हैं, तो 2 मोल्स के लिए हमको क्या करना होगा, ये आधे से 1 बनता है,
तो 2 मोल्स ऑफ O2 जो होगा ये 4 मोल H2O प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि आधे से एक बन रहा है तो 2 से 4 बनेगा, तो आंसर आ जाएगा बी। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट करने के लिए लेंदी करना पड़े, क्वेश्चन को घुमा दो, यही खूबसूरती होती है क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास एक कंपाउंड है विच इज 78% बाय वेट कार्बन, रिमेनिंग परसेंटेज है हाइड्रोजन की, आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। ये इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखिए, ये आपने वैसे 10th में पढ़ा हुआ होता है। तो कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन कितना होता है? 78% है, और हाइड्रोजन कितना है? 22% है। बहुत ही बढ़िया। हमने क्या बोला कि भाई कार्बन का मास कितना हो जाएगा? ये तो 100, ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 में कितना है? तो यदि हमने टोटल मास 100 ले लिया तो ये कर सकते हैं। तो कार्बन कितना आ जाएगा? कार्बन आ जाएगा 78/12, और हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? 22/1। तो ये आ जाएगा कार्बन 6.5 अप्रोक्सीमेटली। तो ये हो जाएगा 13 बाय, या फिर 13/2 कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 13/2, और ये आ जाएगा 22, मतलब ये हो जाएगा कार्बन 13/H44। अब ये किसके बराबर है? क्या ये CH4 है? नहीं, CH4 तो ये 52 लेके आता, कार्बन 13। CH है? नहीं, दोनों बराबर होते हैं। CH2 है, मतलब इसका डबल 26 होता। तो सबसे क्लोजेस्ट ये किसके है? CH3 के क्लोजेस्ट है, इसीलिए इसका आंसर डी होगा। देखिए, कई बार हमको क्या लगता है ना कि पेपर के अंदर सबसे करेक्ट ऑप्शन ही आंसर होता है। ऐसा नहीं होता है, कई बार अप्रोक्सीमेट वाले भी सही आंसर होते हैं। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ये 2019 में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन क्या है? आपको मोलारिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, मोलारिटी निकालनी है। ये भी हमने किया है, ये भी हम लोगों ने किया है, जब हमने एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट किया था, और हमने कहा था कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस। तो चलिए इसको बेसिक से डिराइव करते हैं। फॉर्मूला का लगा के करने के लिए, यदि आपको फॉर्मूला लगाना है तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 10 देखिए, पर अभी हम लोग इसको बेसिक से करते हैं। हमें क्या दे रखा है कि 2 मोलर सोल्यूशन है NaOH का। इसका क्या मतलब है कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 2 मोल NaOH है, ये हमको पता है। इसका यही मतलब होगा ना। मोलरिटी का मतलब क्या होता है कि 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स हैं? तो 2 मोलर का मतलब क्या होगा कि 1 लीटर के अंदर 2 मोल्स हैं। अब यदि हम लोग इस चीज को आगे लेके चलें तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई मास कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का? मास हो जाएगा, डेंसिटी दे रखी है 1.28 ग्राम, तो मास हो जाएगा 1000 इंटू 1.28, तो ये हो जाएगा 1280 ग्राम। ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में क्या है? सोल्यूट है, सोल्यूट है 2 मोल, और उसका मास कितना दे रखा है आपको? 2 मोल का मास दे रखा है। 1 मोल का मास 40 है, तो 2 मोल का मास 80 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपके पास सॉल्वेंट, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट के बराबर हो जाएगा, विच इज 1280 माइनस 80, यानी कि 1200 ग्राम। बहुत ही बढ़िया हो गए। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो हमने क्या कहा? मोलालिटी कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स 2 इंटू 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट अभी हमने निकाला है 1200 ग्राम है, तो ये कितनी हो जाएगी मोलालिटी? 2 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1280, और ये सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट 1200 है, सॉरी गलती भाई। मास ऑफ सॉल्वेंट तो 1200 ही है, मास ऑफ सोल्यूशन 1280 था, तो ये हो जाएगा 1200। ये कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास आंसर आ गया 20/12, यानी कि 10/6, यानी कि 5/3, विच इज 1.66 मोलल। तो आंसर आ जाएगा सी। आप चाहते तो सीधा फॉर्मूला लगाते, फॉर्मूला लगा के सीधा वैल्यू पुट करते, आपके पास आंसर आया था। पर वो करने के लिए भी आपको कम से कम पता होना चाहिए। तो प्लीज लेक्चर नंबर 10 देखिए, ये क्वेश्चन में डिफिकल्ट है तो।
ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, ये 2016 के अंदर आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मेजर्ड इतना और 1 लीटर प्रोपेन को बर्न करना है अंडर सेम कंडीशंस। आइए सबसे पहले है ना अपने को प्रोपेन को बर्न करना सीखना होगा। प्रोपेन की बर्निंग इक्वेशन पता होनी चाहिए, और प्रोपेन की बर्निंग इक्वेशन क्या होती है, C3H8 प्लस 5O2 गिव्स 3CO2 प्लस 4 वाटर। अब भैया मेरे को 1 मोल दे रखा है, सॉरी 1 लीटर दे रखा है, तो 1 लीटर के मोल कितने हो जाएंगे, 1/22.4 हो जाएंगे। ठीक है, ये मोल हो गए प्रोपेन के, तो सीधी सी बात है मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितना होगा, ये हो जाएगा 5 इंटू मोल्स ऑफ प्रोपेन। तो ये कितना हो जाएगा 1/22.4 इंटू 5, ये मोल्स हो जाएंगे O2 के। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा मोल्स इंटू 22.4, तो ये हो जाएगा 5/22.4 इंटू 22.4, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ जाएगा 5 लीटर। बात समझ में आई। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था कि इक्वेशन लिखना। तो ये इक्वेशन यदि आपको पता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं कि इतने मोल्स प्रोपेन के होंगे, उसके 5 टाइम्स मोल ऑक्सीजन के होंगे, और फिर आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, मोल्स निकालने के लिए आपने ये वाला रिलेशन निकाला जो हमने सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ा था, एंड देन यू वर एबल टू डू इट। आर वी क्लियर? चलिए 14 क्वेश्चन हो गए, अब 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि भाई 20 मोल्स आपको अमोनिया के बनाने हैं हेबर्स प्रोसेस से। 2019 का सवाल है। तो अब आपको पहले हेबर्स प्रोसेस पता होना चाहिए। देखिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये पी ब्लॉक में था, अभी ये भी हटा दिया है, पर ये बेसिक इक्वेशन तो आपको आनी ही चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन होगी N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, मतलब इसके 3 मोल्स हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया के बनते हैं। तो आपको क्या समझ में आया, आपको यदि 20 मोल अमोनिया के बनाने हैं तो आपको रिलेशन निकालना होगा। तो हमें क्या समझ में आया कि 1 मोल अमोनिया के लिए हमें 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लगता है। तो 20 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 20, 30 मोल्स। क्वेश्चन आसान था, कैलकुलेशन आसान थी, डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि आपको हेबर्स प्रोसेस पता होना चाहिए था। यदि हेबर्स प्रोसेस नहीं पता है, गया। क्लियर है ये चीज? तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 एक क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि भाई फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड को आपने H2SO4 से ट्रीट किया, और जो गैशियस मिक्सचर बना वो KOH से पास हुआ, और अब आपको बताना है कि मास ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट कितना होगा। आपको ये पूछा गया है, और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है 2018 के अंदर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्यों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन H2SO4 से होती क्या है। यदि हम लोग रिएक्शन कराएं कि भाई क्या रिएक्शन होती है, तो हमें समझना होगा फॉर्मिक एसिड होता है HC डबल बॉन्ड OH। यदि इसकी रिएक्शन हम H2SO4 से कराएं तो ये बना देता है H2O एंड CO। वैसे ही ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है H2C2O4। यदि इसकी रिएक्शन हम H2SO4 से कराएं तो ये बना लेता है H2O प्लस CO प्लस CO2। और ये जो H2O है, ये H2O एब्जॉर्ब हो जाता है बाय H2SO4। बात समझ में आई? अब हमने क्या किया, इन तीनों गैशियस मिक्सचर को पास किया, किससे पास किया, KOH से पास किया। अब ये क्या करेगा, KOH क्या करता है, KOH एक बेस है और ये एसिडिक गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्या करता है, एसिडिक गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एसिडिक गैसेस को एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब है कि ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये CO का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो अभी क्या होगा भाई, हम पहले इसके मोल्स निकाल लेते हैं। देखिए फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना है, फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास है 46, और
H2C2O4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? ये मॉलिक्यूलर मास है 90। तो मोल्स यदि हमें निकालने हो, मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH, ये कितने हो जाएंगे? 2.3 डिवाइड बाय 46, मतलब ये हो जाएगा 1/20 मोल। और मोल्स ऑफ H2C2O4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4.5/90। ये 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड दे रखा है, तो ये भी हो जाएगा 1/20 मोल। अब इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ CO2 प्रोड्यूस हुई 1/20, यहाँ यहाँ CO प्रोड्यूस हुआ 1/20, यहाँ CO प्रोड्यूस हुआ 1/20 और यहाँ CO2 प्रोड्यूस हुआ 1/20, पर ये तो एब्जॉर्ब हो गया। बचा किसका है? मतलब बचा हुआ मास कितना है ये बताना है। तो अभी आपको समझ में आ रहा है केवल CO लेफ्ट है, और CO का मास कितना हो जाएगा? CO के पहले मोल्स निकाल लेते हैं। 1/20 प्लस 1/20, तो ये हो जाएगा 2/20 यानी कि 1/10 मोल्स। तो मास कितना हो जाएगा? CO का मास हो जाएगा मोल्स इंटू मोलर मास, और मोल्स इंटू मोलर मास कितना हो जाएगा? 1/10 इंटू 28। CO का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 28। तो ये हो जाएगा 2.8 ग्राम्स। क्या ये क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने ये टॉपिक चालू ये किया था कि सबसे डिफिकल्ट 20 क्वेश्चन जो पिछले 25 साल में नीट में पूछे गए हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपने 22.4 लीटर ऑफ H2 को मिक्स किया है 11.2 लीटर ऑफ Cl2 से, और कितने मोल्स ऑफ HCl बने। एक चीज पहले, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने बोला कि क्वेश्चन क्या ये क्या है? H2 रिएक्शन पढ़ते हैं पहले। H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। H2 का कितना दे रखा है? 22.4 दे रखा है लीटर, और Cl2 कितना दे रखा है? 11.2 लीटर दे रखा है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले मोल्स निकाल लेंगे H2 के और Cl2 के। तो H2 के मोल्स कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ H2 कितने हो जाएंगे? 22.4 डिवाइड बाय 22.4 यानी कि 1 मोल हो जाएगा। और Cl2 के कितने मोल हो जाएंगे? 11.2 बाई 22.4 यानी कि 1/2 मोल हो जाएगा। अब देखिए इसके हिसाब से क्या हो रहा है, H2 के 1 मोल के लिए Cl2 का 1 मोल चाहिए, जिससे कि HCl के 2 मोल बने। इसका 1 मोल है, इसका आधा मोल है, तो ये सीधे सी बात है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये क्या हो गया? ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। यदि ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो जो भी कुछ कैलकुलेशन होगी लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से होगी। तो यदि ये 1 से 2 बन रहा है तो आधे से 1 मोल HCl आपको मिल जाएगा, जो यहां पर आंसर भी है। क्या ये बात क्लियर है कि भाई हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ा? लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार हमने लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन आसान था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 20 नहीं है, ये 18 है। ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अवागाडो नंबर Na इज चेंज्ड। आपने बोला अवागाडो नंबर चेंज हुआ है, तो क्या चीज चेंज हो जाएगी? तो सबसे पहली चीज ये चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा भाई? 1 मोल कार्बन का मतलब क्या है? ये है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास है। अब आपने यदि यही एटम ही कम कर दिए तो 6.022 इंटू 10⁻20 कर दिए, तो सीधी सी बात है कि भाई मास कम हो जाएगा ना। भाई यदि इसका मास 12 ग्राम है, इतने एटम का मास 12 ग्राम है, तो इतने एटम का मास तो 12 ग्राम नहीं होने वाला। तो सीधी सी बात है ये वाला स्टेटमेंट ये चेंज हो जाएगा। बाकी द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीशीज टू ईच अदर इन ए बैलेंस डायरेक्शन, नहीं इसको क्या फर्क पड़ता है, ये तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर इन ए कंपाउंड, ये भी वैसा का वैसा रहेगा। भाई CO2 की यदि बात करो तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो तो 1:2 ही रहेगा ना हमेशा, चाहे आप अवागाडो नंबर कितना ही कर दो। और डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम ये भी सेम ही रहेगा भाई, यूनिट्स क्यों चेंज होंगी?
तो ये सब चीज़ें सेम रहेंगी, केवल ये इकलौती चीज़ जो चेंज हो जाएगी, इसीलिए आंसर होगा ए। ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। इक्वल मासेस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन, मीथेन क्या होता है CH4, have been taken in a container of volume V at a temperature 27 degrees centigrade in identical conditions. Now what do you mean by identical conditions? Identical conditions का मतलब है कि दोनों का सबका प्रेशर बराबर है, सबका टेम्परेचर बराबर है, वॉल्यूम बराबर नहीं है। वॉल्यूम ठीक है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस H2O2 एंड CH4 विल बी, बहुत ही बढ़िया है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं लेट मास of H2O2 and CH4 be m। अब हमें क्या मालूम है, वॉल्यूम किसके बराबर होगा, PV इक्वल्स टू nRT के बराबर होगा। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ये भी हमने एक बार बात की है। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, N इंटू R इंटू टी बाय पी के बराबर हो जाएगा। M किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मास बाय मोलर मास इंटू R इंटू टी बाय पी के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने कहा मेरे पास है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, इससे इसका रेशियो निकालना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और इसका रेशियो निकालना है वॉल्यूम ऑफ CH4 के साथ। ठीक है, अभी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज m बाय मोलर मास विच इज 2 इंटू R इंटू टी बाय P इज 2। मास तो सभी का m लिया था, m बाय 32 इंटू R इंटू टी बाय P इज टू m बाय 16 इंटू R इंटू टी बाय P। ये सब कैंसिल आउट हो गया, ये mm कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 1/2 इज टू 1/32 इज टू 1/16। अब देखिए ये जो रेशियो आया ना, ये फ्रैक्शन में आया, तो क्या करें, इनको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो सबको सब जो इन सब से डिविजिबल हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इन तीनों को 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 32/2 इज टू 32/32 इज टू 32/16। तो ये हो जाएगा 16 इज टू 1 इज टू 2। ये आंसर होगा, और ये ऑप्शन आ गया सी। यहां तक क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, कि भाई ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम को आपने 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, और अब आपको बताना है कि एक्सेस रिएजेंट कौन सा है। समझ में आए कि भाई आपको यह बताना है कि एक्सेस रिएजेंट कौन सा है। सबसे पहले आपको इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो रिएक्शन क्या है, मैग्नीशियम प्लस हाफ O2 गिव्स MgO, ये रिएक्शन है। अब सबसे पहले हमको मैग्नीशियम के मोल निकालने चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 1/24, और O2 के मोल्स कितने हो जाएंगे 0.56/32, ये मोल्स हो जाएंगे। अब क्या करें, आपको दे रखा है कि एक्सेस रिएजेंट निकालना है, मतलब कोई ना कोई तो लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि भाई ये डेटा को कंपेयर करना होगा। इसके 1 मोल के लिए इसके आधे मोल रिएक्ट करते हैं, हाँ या ना। अब यदि इसका 1/24 है तो ये कितना लगेगा, 1/48 मोल O2 कंज्यूम हो जाएगा। बात समझ में आती है। तो अभी यदि ये 1/48 इससे बड़ा है तो O2 लिमिटिंग रिएजेंट है, सॉरी तो मैग्नीशियम लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि भाई 1/24 के लिए तो 1/48 ही लगता है ना। यदि आपने ये वाली वैल्यू 1/48 से बड़ी है तो मैग्नीशियम खत्म हो जाएगा पहले ही, और यदि ये वाली वैल्यू इससे छोटी है इसका मतलब है कि O2 लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब हमारा पूरा फोकस इसी चीज के ऊपर है कि हम इन दोनों को कंपेयर करें, दोनों में से कौन सा बड़ा है। अब दोनों में से कौन सा बड़ा है ये हमको समझ में आ रहा है। क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि यार हम यदि इसको 48 तक लेके जाए, 48 तक लेके जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
या इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे ना, तो ये वाली वैल्यू छोटी आ जाएगी, 0.56/32 विल बी लेस देन 1/48। इसका मतलब है कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो O2 है। इसका क्या मतलब है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? O2 है। और एक्सेस रिएजेंट कौन है? एक्सेस रिएजेंट जो है, एक्सेस रिएजेंट है मैग्नीशियम। कौन है एक्सेस रिएजेंट? मैग्नीशियम एक्सेस रिएजेंट है। देखिए फिर से समझते हैं कि हमने कैसे किया। हमने कहा 0.56/32 था। इस 0.56/32 को हमने कन्वर्ट करने की कोशिश की 1/48 में। अब इससे कंपेयर करने की कोशिश की हमने, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश की। यदि आपको इस स्टेप में कोई दिक्कत है तो ये स्टेप हम वापस से कर लेते हैं। समझिए हम इसको कैसे कर सकते हैं, 0.28/16 लिख सकते हैं। भाई आपने यदि ये जो फिगर लिखा है 0.56/32, ये 0.28/16 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई यदि कर दे 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दे 3 से, तो ये हो जाएगा 0.28 इंटू 3/48 विच विल बी 0.28, 56, 56 एंड 28, 84/48, 0.84/48। अब सीधी सी बात है, ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब है कि O2 खत्म हो ही जाएगा, O2 ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और एक्सेस रिएजेंट कौन होगा? एक्सेस रिएजेंट होगा मैग्नीशियम। तो अब मैग्नीशियम बचेगा कितना? अभी मैग्नीशियम के लिए क्या करना होगा भाई, आपको मैग्नीशियम दे रखा है 1/24 टोटल। रिएक्टेड कितना होगा? इसका आधा इसके एक से रिएक्ट करता है भाई, यही तो बोल रहा है, इसका आधा मैग्नीशियम के एक से रिएक्ट करता है। तो हम क्या करें, तो ये कितने से रिएक्ट करेगा? इंटू 2 से, मतलब ये रिएक्ट कर जाएगा 0.56/32 इंटू 2 से रिएक्ट कर जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 1/24 माइनस 0.56/16। इतना मैग्नीशियम के मोल बचेंगे। और यदि इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/24 माइनस 0.56/16। एलसीएम ले लें भाई, एलसीएम तो हम ले ही सकते हैं, या फिर नहीं लेते एलसीएम, एक काम करते हैं, इसको सीधे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 से। किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमको तो मास निकालना है ना। इतने मोल्स बचे हैं, मोल इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.56 इंटू 24/16। ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो आपके पास आ गया 2 माइनस 0.56 इंटू 3/2। अब 0.56 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 0.56 इंटू 3 हो जाएगा 1.68, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1.68/2 यानी कि 0.32/2। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.16 ग्राम्स। इतने ग्राम मैग्नीशियम के बच जाएंगे, इतने ग्राम मैग्नीशियम के बच जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन क्यों डिफिकल्ट है? पहली चीज, आपको इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन करनी है। ये क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग है, यदि इसको एग्जैक्ट वैल्यूज निकालनी हो तो आपको बहुत कुछ आना चाहिए, इसलिए डिफिकल्ट है। ठीक है, अब ये जो 20 क्वेश्चन हमने किए हैं ना, ये 20 क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन थे जो बच्चों का सिलेक्शन खराब कर दिए। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करिएगा, ये वीडियो देखिएगा, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखिए। इस जितने भी क्वेश्चंस हमने इस सीरीज में लिए हैं, इस लेक्चर में लिए हैं, उन सब का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और हमें आपसे ये उम्मीद है कि यदि ऐसे क्वेश्चन वापस से आपके एग्जाम में आए, नीट में आए, तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।